एवरीवन, आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्टोरी का नाम मिलके भी हम ना मिले, एपिसोड 39। अब तक आपने सुना था कि प्रांजल सिया का इधर रोमांस चल रहा होता है। तब तक ट्रक वाला ब्रेक लगा देता है, साथ ही साथ इनके रोमांस पर भी ब्रेक लग जाता है। ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। दरअसल रोड पर एक डॉग के आ जाने के कारण ट्रक वाले ने उसे बचाने के लिए जोर से ब्रेक लगाया था। ट्रक दोबारा से अपनी डेस्टिनी के लिए निकल पड़ता है। इधर सिया प्रांजल की तरफ से अपना मुंह फेर के दूसरी ओर बैठी होती है। इधर अवनीश को बहुत टाइम हो जाता है गाड़ियां चेक करते हुए। लगभग शाम होने को आई होती है, लेकिन उसे सिया और प्रांजल का कोई पता नहीं लगता। वो फैसला लेता है कि वो खुद जाकर जंगल में देखेगा। वो वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठता है और जंगल के लिए निकलता है। इधर सिया और प्रांजल अवनीश की पहुंच से और इस शहर से बहुत दूर जा चुके होते हैं। इधर छवि बहुत हताश बैठी होती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो करे तो क्या करे। वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि अवनीश ने उसके ऊपर पहरे लगा रखे थे। उसे ऊपर से ये डर था कि कहीं वो सिया और प्रांजल के साथ कुछ गलत ना कर दे। वो हार कर अपने पापा को फ़ोन लगाती है। उसके पापा उसका फ़ोन उठाते हैं। कहते हैं, हाँ बेटा बोलो, कैसी हो और तुम यहाँ कब आ रही हो? तुम्हें पता है ना कि कल तुम्हारा बर्थडे है। छवि कहती है, मैं ठीक हूँ पापा, मैं अभी नहीं आ सकती, बिजी हूँ। मैंने आपको बताया था ना कि मैं अपनी फ्रेंड की हेल्प करने आई हूँ। वो काम अभी पूरा नहीं हुआ। तुमको पता है ना कि तुम्हारा बर्थडे कितना स्पेशल है हमारे लिए। मैंने तुमको इतनी छूट दे रखी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत फ़ायदा उठाओ। मैं यहाँ से किसी को भेज रहा हूँ, चुपचाप चली आओ यहाँ। उसके पापा गुस्से में कहते हैं। छवि अपने पापा से बहुत डरती थी। वो कहती है, ओके पापा। उसके पापा कॉल कट कर देते हैं। अब छवि बहुत परेशान हो जाती है कि वो अपनी फ्रेंड को अकेला छोड़कर कैसे जाए, लेकिन उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। इधर ट्रक जिस जगह जानी थी वहाँ पहुँच गई थी। वो लोग आते हैं और ट्रक की सारी पेटियों को नीचे उतारते हैं। फिर वो लोग प्रांजल और सिया वाला बास्केट भी खोलते हैं और दोनों बाहर निकलते हैं। प्रांजल ने पहले ही सिया को घूंघट करने को बोल दिया था। ये दोनों ट्रक से नीचे उतरती हैं। उनमें से जो मैन होता है वो कहता है कि बिटिया, हमने तुम
दोनों को उस शहर से बाहर तो निकाल दिया, लेकिन आप दोनों को जाना कहाँ है? प्रांजल कहती है, दादा, हम लोगों को मुंबई जाना है। मुंबई? वहाँ कौन रहता है इस लड़की का? वो आदमी आश्चर्य से पूछता है। प्रांजल कहती है, इसका कोई नहीं रहता वहाँ, लेकिन मैं वहीं रहती हूँ। मैंने सोचा इसे अपने यहाँ ही ले जाकर अपने घर झाड़ू पोछा करने का काम दे दूँगी। इससे इस मासूम लाचार को भी अपनी जीविका चलाने का साधन मिल जाएगा और मुझे एक नौकरानी भी मिल जाएगी। अब इधर सिया का तो पारा हाई हो जाता है। वो मन में कहती है, अच्छा तो मुझसे झाड़ू पोछा करवाना है इन महाशय को। थोड़ा यहाँ से निकलने दो, फिर इनकी अकल ठिकाने लगाती हूँ। वो आदमी कहता है, बिटिया, कितनी अच्छी सोच है तुम्हारी। एक तो इसको बचाया, ऊपर से इसकी जिंदगी बिताने के लिए जीविका भी तलाश दी तुमने। भगवान हमेशा तुम्हारा भला करे। प्रांजल एक छोटी सी स्माइल देती है। वो कहता है, एक काम करो बिटिया, अभी तो रात होने वाली है, तो तुम लोग नहीं जा सकती यहाँ से अपने यहाँ। आज रात यहीं रुकना पड़ेगा। सुबह हमारा ये ट्रक तुम दोनों को जहाँ जाना होगा छोड़ देगा। अभी तो हमारे इस छोटे से हमारे इस अड्डे पर ही आपको रुकना पड़ेगा। प्रांजल कहती है, ठीक है दादा। ये लोग अंदर जाते हैं। जगह काफ़ी गंदी होती है, चारों ओर धूल जमा होता है। वहाँ कोई कमरा नहीं था, बस बहुत बड़ा हॉल था। हॉल सा बना हुआ था। प्रांजल पूछती है, दादा हम कहाँ रुकेंगे? वो आदमी कहता है, बिटिया, अब यहीं हम लोगों का छोटा सा आशियाना है, इसी में गुजर करना पड़ेगा आप दोनों को। प्रांजल कहती है, कोई बात नहीं दादा, हम कर लेंगे गुजारा। वैसे भी आपने हमारी इतनी हेल्प की है, यही बहुत बड़ी बात है। हम आपकी मदद को जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। वो आदमी कहता है, बेटा, आपने जितनी मदद की है इस बच्ची की, उसके सामने हमारी मदद तो कुछ भी नहीं है। ये सब बातें छोड़ो, आराम कर लो तुम दोनों, तब तक खाना भी आ जाएगा। प्रांजल कहती है, ठीक है दादा। वो आदमी वहाँ से चला जाता है और वहाँ मौजूद बाकी लोगों को भी इंस्ट्रक्शन दे देता है कि आज सब लोग अपने अपने ट्रक में सो जाओ, ताकि इन बच्चियों को कोई परेशानी ना हो। वो आदमी बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग शायद दुनिया में बहुत कम ही मिलते हैं। खैर, वो वहाँ से चला जाता है। ये दोनों हॉल में अकेले होते हैं। सिया अपना घूंघट हटाने लगती है
तो प्रांजल कहती है कि घूंघट मत हटाओ, ऐसे ही रखो, वरना इन लोगों को पता चल जाएगा कि तुम शादीशुदा नहीं हो और मैंने झूठ बोला है। सिया झुंझला जाती है और कहती है, तो क्या रात भर ये घूंघट डाले हुए ही बैठी रहूं? आपको पता भी है कितनी गर्मी हो रही है मुझे। प्रांजल कहती है, अब क्या करें, और कोई चारा भी तो नहीं है, बस आज भर झेल लो, फिर तो तुम जैसे चाहो रहना। सिया बोलती है, जैसे चाहूं वैसे रहूं, वैसे क्यों रहूंगी? आप तो मुझे झाड़ू पोछा कराने वाले हो ना, नौकरानी की कमी पूरी कराओगे, यही कहा था ना आपने? प्रांजल कहती है, नहीं, मैं अपनी जान को नौकरानी कैसे बना सकती हूँ? मैं तो खुद आपके दिल का नौकर हूँ। मेरी इतनी मजाल कि मैं काम कराऊं आपसे। वो ये कहते हुए सिया को कमर से पकड़ लेती है। सिया बोलती है, ये क्या कर रहे हो आप? प्लीज छोड़ो, कोई देख लेगा यार। वो छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। प्रांजल उसे अपने ओर करीब कर लेती है, इतने करीब कि वह सिया को महसूस कर पा रही होती है। सिया बोलती है, छोड़ दो ना, कोई देख लेगा, धीरे से कहती है। प्रांजल बोली, देख लेने दो, मैंने अपने प्यार के साथ मुझे कोई डर नहीं है। वो उसके कान के पास धीरे से कहती है। सिया बोलती है, आप शायद भूल रहे हो कि मैं एक मासूम बेचारी लाचार सी लड़की हूँ। कोई देखेगा तो क्या सोचेगा कि मेरा आपसे चक्कर चल रहा है, इसलिए मैं भागी हूँ। बहुत ही शरारती अंदाज से कहती है। प्रांजल उसके होठों पर अपनी उंगलियां रख देती है और कहती है, चुप, जिसे जो सोचना है सोचे, आई डोंट केयर। सिया कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि प्रांजल की उंगलियों ने उसके लबों को रोक रखा था। प्रांजल धीरे धीरे अपनी लिप्स को सिया की लिप्स के पास ले जाने लगती है। सिया भी अब तक पूरी तरह से प्रांजल के प्यार के गिरफ्त में आ चुकी थी। वो बस अब प्रांजल को फील कर रही थी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाय बाय, सी यू।